Good morning, student. I am Dr. Priyanka, and I am going to continue with the chapter evolution that we were doing in the last sessions. बच्चों, हम लोगों ने एवोल्यूशन चैप्टर्स में बिग बैंग थ्योरी को डिफाइन किया. हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी को डिफाइन करते हुए बातें की कि कैसे अर्थ का इन्वेंशन हुआ. फिर हम लोगों ने डार्विन्स थ्योरी करा. डार्विन्स थ्योरी में हम लोगों ने एवोल्यूशन को और डिटेल में स्टडी किया. हम लोगों ने कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा. हम लोगों ने कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एवोल्यूशन में डिफरेंट बातें की कि अगर मैंने बात की कि कन्वर्जेंस तो कैसे एक ऑर्गेनिज्म कन्वर्जली एवोल्यूट करता है, एंड अगर मैंने डाइवर्जेंस से एवोल्यूशन को डिफाइन किया, देन आई हैव टॉक्ड कि कैसे एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन करके एक ऑर्गेनिज्म उसको डाइवर्जली करता है. अब हम लोगों को बेटे आज डिस्कशन करना है एडेप्टिव रेडिएशन पे. एज सच बोर्ड वाले सीबीएसई वाले एग्जाम्स में एडेप्टिव रेडिएशन में इतना फॉलो नहीं करते हैं, बट हार्डी-बॉडीज प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर. बट we'll discuss after this with adaptive radiation की अगर मैं जहां तक बात करूं तो adaptive radiation का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, वहां पे डिफरेंट तरह की स्पीशीज है. लेट अस सपोज जब डार्विन जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने ही एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी जब वो अपनी स्टडीज कर रहे थे गैलियर्स आइलैंड्स पे. तो जैसे वो अपनी स्टडीज करते हुए आगे चलते गए तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन या इस थ्योरी पे भी, बेटे ऐसा होता है कि जब आप एक चीज की स्टडी कर रहे हो सो देयर आर मेनी पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा ठीक है, एवोल्यूशन ऐसे भी हो सकता है जो हम लोगों ने लास्ट में चैप्टर में पढ़ा कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस तरीके से कि क्या है उसके ट्रेसेस क्या है एवोल्यूशन के, हाउ यू गोना प्रूव दैट एवोल्यूशन अभी तक हुआ है हम लोगों में, वो तो ऑब्वियसली हुआ है, एंड हाउ यू गोना डिफाइन दैट एवोल्यूशन टर्म. यू कैन डिफाइन एन एवोल्यूशन टर्म दैट इज देयर इज एक चेंज जो कि 1000 ईयर्स के बाद एक स्पेसिफिक तरीके से एक पॉपुलेशन में साक्षात नजर आ रहा है. आप उन चीजों को एवोल्यूशन का नाम दे देंगे. अब जैसे जो डार्विन था वो अपनी स्टडीज करते हुए डिफरेंट आइलैंड्स पे चलता रहा. इस आइलैंड पे पहुंचा तो उसको न्यू कंसेप्ट्स, न्यू पॉइंट्स एंड द न्यू पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी मिले. जब वो दूसरी जगह पे गया तो उसने देखा कि यार यहाँ के उस आइलैंड के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स इस आइलैंड के ऑर्गेनिजम्स एंड से कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि एक जगह पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप एवोल्यूशन नहीं बता सकते. एवोल्यूशन इज अ वास्ट टर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो मैं अपनी पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूँ, अब तो चाहे वो अमेरिकन्स हैं, चाहे वो ब्राजीलियंस हैं, चाहे हम लोग इंडियन हैं, चाहे हम लोग चाइनीज को ले रहे हो, एवरी सिंगल ह्यूमन पॉपुलेशन शुड हैव अ डिफरेंट एवोल्यूटेड टर्म्स एंड हाउ एवोल्यूशन इज अफेक्टेड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. This is a point which I want you to make the understandable that कि अगर मैं evolution की बात कर रही हूँ तो evolution is a vast term. आपके NCERT में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं like adaptive radiation, biological evolution जो कि natural selection के थ्रू हुआ. फिर आपने proof किया था what are the traces of evolution in one of the concept in NCERT given. So in the same manner if I've talked about कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, तो जब एक पॉइंट ऑफ थ्योरी या एक जब पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी पे डार्विन्स पहुंचे तब ही रियलाइज्ड कि इन अ गिवन रीजन में बहुत सारे, फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि इन अ गिवन रीजन पे बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज, एक ही एनिमल, फॉर एग्जांपल एक एनिमल आया, मैं कह देती हूं कि एक गिवन रीजन में एक ऑर्गेनिज्म आया जो कि मैंने जिसको कह दिया वाइल्ड फॉक्स. ठीक है, वाइल्ड फॉक्स नाम का एक एनिमल एक गिवन रीजन पे जन्म उसने आ गया, वो किसी तरह भी. ठीक है, एक आइलैंड था उस पे वो एक वाइल्ड फॉक्स एक स्पीशीज थी, उन्होंने जन्म लिया. अब धीरे धीरे जैसे जैसे वाइल्ड फॉक्स उस एरिया में सर्वाइवल के वेज ढूंढने लगा, तो
कभी भी हम लोगों के लिए नेचर सेलेक्ट नहीं होती। क्या कभी ऐसा होता है कि सर्दियां आ रही हैं या गर्मियां आ रही हैं तो नेचर कह रही है कि नहीं अभी तो तुम्हारे लिए मैं चेंज हो जाती हूँ, ऐसा होता है? नहीं। क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सर्दियों का सीजन आ जाता है, हम लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं। गर्मियों का सीजन आ जाता है, हम लोग अपने गर्म कपड़े रख देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग वाइज वी हैव चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं है कि हम लोग सर्दियों में भी समर क्लोथ्स नहीं पहनते? ऐसा क्यों है? बिकॉज हम लोगों को ठंड लगेगी, हमारी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है एक वुलन एनवायरमेंट को। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी पे तो सर्वाइव करेंगे। अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे या माइनस टेम्परेचर पे बिना वुलन क्लोथ्स के जा रहे हैं, देन मीन विल फॉल सिक। अगर हम फॉल सिक हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम मर जाएंगे। ठीक है, आवर सर्वाइवल इज इन डेंजर। इन द सेम मैनर, अब जो वो फॉक्स था, वाइल्ड फॉक्स था, ही स्टार्टेड सब स्टडीज। उसने अपनी बॉडी को चेंज किया अकॉर्डिंग टू दैट जोग्राफिकल कंडीशन इन अ गिवन एरिया। वैसे ही एक वुल फॉक्स किसी और आइलैंड पे छोड़ दी जहां का क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर कंडीशन उस वर्ल्ड से थोड़ा सा, उस एनवायरमेंट से जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड था उससे थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, अब दोनों वाइल्ड फॉक्स सेम ही स्पीशीज के थे। नाउ दे हैव स्टार्टेड वेज फॉर देयर सर्वाइवल। अब कुछ ना कुछ तो एक पहले वाला अपने वेज को करेगा अपने सर्वाइवल करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कुछ ना कुछ तरीके करेगा। अब जो चीजें फर्स्ट आइलैंड में प्रेजेंट थी वो जरूरी तो नहीं कि सेकंड आइलैंड में प्रेजेंट हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का खाना, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोगों का खाना क्या है? चपाती हो गया, वेजिटेबल को कोई सब्जी वगैरह हो गया, राइस हो गया, दाल हो गया। अगर हम लोग इंटरनली बात करें तो नॉर्थ इंडिया का अलग फूड पैटर्न है, साउथ इंडिया का अलग फूड पैटर्न है। वी आर मोस्टली जितना भी खाना है, आप कभी भी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, यू विल सी कि हमेशा लिखा होगा साउथ इंडियन। ऐसा तो नहीं होगा ना साउथ अमेरिकन, या आप लिखोगे या आप पढ़ोगे नॉर्थ इंडियन स्पेशलाइजेशन ऑफ फूड। तो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन क्या है? मैंने सिर्फ ये क्यों नहीं बोला नॉर्थ एंड साउथ, ऐसा नहीं है। मैंने एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात की है, एक स्पेसिफिक स्टेट इंडिया कंट्री की बात की है, विच इज इंडिया। इंडिया की साउथ इंडियन स्पेशलिटी, इंडिया की नॉर्थ इंडियन स्पेशलिटी वी आर टॉकिंग। तो अगर मैं नॉर्थ इंडियन की बात करूं तो वहां पे बहुत सारी वैरायटी आ गई, जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर डोसा वगैरह नहीं होता। एंड अगर मैं साउथ इंडियन की बात करूं तो वहां पे नॉर्थ इंडियन का बिल्कुल ही कल्चर नहीं है इन अ वे। ऐसे ही अगर मैं अमेरिका जाती हूँ वहां पे भी हमेशा यही होगा कि आपको नॉर्थ अमेरिका की थोड़ी सी स्पेशलिटी ऑफ फूड मिलेगी, साउथ अमेरिका की स्पेशलिटी ऑफ फूड मिलेगी। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नॉर्थ इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर पीपल हैड अडेप्टेड टू ईट द नॉर्थ इंडियन स्टाइल, द नॉर्थ स्टाइल ऑफ फूड या स्टेपल फूड लाइक दैट। समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम लोग अगर कभी साउथ चले जाएं, हमारे लिए सर्वाइवल 2-3 दिन का मुश्किल हो जाता है। दिन में डोसा, रात में डोसा, सुबह डोसा, शाम को डोसा, एवरी टाइम you'll have a dosa, but they are comfortable eating that food because they had adapted their body according to that lifestyle. अब हम लोग नहीं करते हैं वो अपना लाइफस्टाइल, घी, दूध, ये सारी चीजें नहीं खा के जाके जो हम लोग नॉर्थ इंडियन ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं। Like in the same manner, the two islands have different geographical condition, and according to one island, the one जो पहला वर्ल्ड वॉक्स था उसने अपने आप को अडेप्ट किया और वो बन गया वाइल्ड फॉक्स से बन गया वाइल्ड फॉक्स डॉग। उसने अपनी सूंघने की कैपेबिलिटीज को इन्वोक किया, उसने अपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर में वोक किया, उनको अपने सर्वाइवल के लिए उनको लगा कि पूंछ ऐसी होनी चाहिए, उनको लगा उनके बॉडी में कुछ चेंज होना चाहिए। अगर एक आइलैंड पे बड़े बड़े ट्री थे तो उसने उन ट्री से चढ़ के ऊपर से फूड को निकालने का तरीके सोचने के लिए अपनी बॉडी को अडेप्ट किया, एनहांस किया। और ये जब चेंज उसकी पॉपुलेशन में आता चला गया और वही
दो सेम स्पीशीज ऑफ पॉपुलेशन थी, तो मुझे इस स्पीशीज, इस पॉपुलेशन में मैंने इस पूरी पॉपुलेशन को कह दिया वाइल्ड फॉक्स डॉग। दूसरे आइलैंड्स पे चलते हैं। अब दूसरा आइलैंड में कंडीशंस अलग थी, सर्वाइवल के वेस अलग थे। वहां पे सूंघने की ताकत और की जरूरत नहीं थी, वहां पे छलांग मारने की ताकत की जरूरत थी। तो उसने अपनी पिछली टांगे छलांग मारने के हिसाब से स्ट्रॉन्ग किया, बुल्ट किया, खड़ी किया। उसमें चेंज आया उसके देखने के, कि वो रात में भी शिकार को देख सके, क्योंकि रात में ज्यादा क्या पता वहां पे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो शिकार के। उसने अपनी बुल्ट कैविटी, आई विजन जो कि मोज़ेक विजन थी, उसने रात में ज्यादा बिल्ट किया। सो दैट्स वाई मैं ये कह सकती हूँ कि डिफरेंट जोग्राफिकल अडेप्शन पे डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया पे डिफरेंट तरह के अडेप्शन हुए, और इसीलिए मुझे इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया में, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ इंडिया के दो आइलैंड्स हैं बट दोनों का ही थोड़ा अलग सर्वाइवल मेथड है, तो मैं ये कह सकती हूँ एक गिवन जोग्राफिकल एरिया पे सेम पॉइंट पे मुझे डिफरेंट रेडिएटेड स्पीशीज मिली, जो कि एक ही प्रजाति के अंदर, एक ही जाति के अंदर मुझे कई प्रजातियों का एवोल्यूशन दिखाई दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही जाति के अंदर कई सारी प्रजातियों का सम्मेलन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं गुप्तास, मैं कह दूं एक जात कह दूं बनिया, ठीक है। अब बनिया के अंदर गुप्तास आते हैं, अग्रवाल आते हैं, बहुत सारे और उनके कास्ट गर्ग आते हैं, ठीक है। तो 3-4 ऐसे आते हैं, दीज ऑल आर बनियास, ठीक है, लाइक दैट। ऐसे अगर मैं जाट्स कह दूं तो जाट्स में बहुत सारी कास्ट आती हैं, XYZ एंड ऑल दैट स्टफ। तो इन द सेम वे में एक जोग्राफिकल रीजन जो कि कंप्लीट जोग्राफिकल, दो आइलैंड्स आर इन अ गिवन, फॉर एग्जांपल दे आर इन नॉर्थ, एंड नॉर्थ पे ही मुझे दोनों सेम आइलैंड्स पे डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट स्पीशीज मिले फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन। उसको मैंने कह दिया, कुछ ने एक स्पीशीज थी, कुछ ने अपने सर्वाइवल का तरीका ऐसे निकाल लिया। एक ऐसी स्पीशीज थी, कुछ ने अपने सर्वाइवल का तरीका ऐसे निकाल लिया। मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स ने डिफरेंट तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। उस चीज को मैंने कह दिया अडेप्टेड रेडिएशन। अब अगर मैं बात करूं बच्चे नेक्स्ट की, इसी को उसने कह दिया कि फॉर एग्जांपल एक गिवन टाइम पे थे, ठीक है, तो बीक में चेंजेस दिखाई दिए आपकी, जैसे आप थोड़ी एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ओवरऑल वी हैव कंप्लीटेड दिस कि अगर मैं बात करूं एक ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके बीक में डिफरेंट से एवोल्यूशन आया। कोई बीक ने ग्रेन खाना था, कोई बीक ने आपका चूहा वगैरह, मांस वगैरह खाना था, कुछ ने खाना था। तो ऑब्वियसली एक ही आइलैंड्स पे आपको डिफरेंट तरह की बर्ड्स निकली जो कि सेम एवोल्यूशन को कर रही थी, जो लगभग एक दूसरे के सेम थी, बट एवोल्यूशन उनका डिफरेंट टाइप से हुआ, क्योंकि रहना तो उन्होंने एक ही रीजन में था। सो ऑब्वियसली उनके बीक में चेंजेस दिखाई दिए, जैसे आपकी बुक में डायग्राम्स दिखाई दिए हैं अडेप्टेड रेडिएशंस का, ठीक है ना। ऐसे ही आपने एक डायग्राम देखा होगा अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसमें मार्सिप्यूल रेडिएशंस में बहुत सारा टाइगर कैट दिखाई दिया, ट्रांसमेलियन वॉल्फ दिखाई दिया, ऐसी वॉममेट, ब्रैंड कॉड, कोआला, मोल, ग्लाइडर, मार्सिप्यूल रैट्स एंड ब्रांडेड एंटरर्स, ये सारी चीजें दिखाई दी। इसमें आपने देखा कि एक ही स्पीशीज बहुत सारे डिफरेंट। अब अगर मैं बात करूं क्रोकोडाइल की, एलिगेटर्स एक नाम की चीज होती थी शुरू में, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल अभी भी है, और इनकी वैरायटी, इन एलिगेटर्स की वैरायटी और इन्हीं की सेम स्पीशीएशन से बनी हुई कोई भी प्रजाति को मैं एडेप्टिव रेडिएशंस में लिख दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसकी ट्रू डेफिनेशन को लिखने लगी, सो आई कैन राइट
Darwin's theory said, yeah, you can write Darwin observed that same adaptive radiation yeah, you can say Darwin observed many varieties at same geographical area, same geographical in a given climatic condition. Like एक स्पीशीज है, उस स्पीशीज की बहुत सारी वेराइटीज हैं. वेराइटी 1, वेराइटी 2, वेराइटी 3, वेराइटी 4. They are having some changes. खुद से तो changes हैं, दूसरी से भी changes हैं. They have some changes within them. And variety 5. ठीक है. So this is geographical adaptation. This is geographical adaptation. Now if I've talked about, अब हम लोग बात करते हैं biological evolution. Biological evolution. बच्चों अगर मैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करूं तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है? अब हम लोगों ने ये देखा कि डार्विन ने बोला था कि नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो फिटेस्ट है. ठीक है. सर्वाइवल थ्योरी ऑफ द डार्विन्स, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं तो बच्चे नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती है, सर्वाइवल के लिए आगे लेके जाती है जो सर्वाइवल करने के लिए सक्षम है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यीस्ट की बात करें तो यीस्ट 90 मिनट्स में डिवाइड करता है. द सेलुलर डिवीजन or the reproductions of cell in yeast, in case of yeast, and the time period of cellular division is 90 minutes. 90 मिनट में वो डिवाइड करता है and within an hour or within and 3 hours it can, a yeast, a simple yeast can form its colony. in the like in same case of bacteria. बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो सिंपल बैक्टीरिया होते हैं they can divide very fast or they can multiply very fast, or with that multiplication within themselves a bacteria can form a colony very rapidly. For example, आप लोग जब अपना
अगर आपने मेडिकल पढ़नी है या मैं MBBS करनी है, so you will see in your second year in the subject microbiology, you'll see that you can grow bacteria in a specific medium within 48 hours. You can see for your microscopical purposes and for your experimental purposes, you have to grow bacteria on a given medium in 24 to 48 hours of time, and you can see a wide variety of colonial bacteria growing in a specific medium. Then how it's possible? Because when you given, जब आप एक बैक्टीरिया को एक suitable medium देते हो, उस suitable medium में आप बैक्टीरिया को एक मीडियम देते हो जहां पे आप ये देखते हो कि एक बैक्टीरिया आफ्टर द suitable enriched medium, ठीक है, आफ्टर द suitable enriched medium वो ग्रो कर सकता है. ऑब्वियसली हम लोगों को एक अगर अनुकूल वातावरण मिलता रहेगा तो हम लोग अपना सर्वाइवल कंटिन्यू करने में सक्षम होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे कंडीशन में बहुत तेज ठंड पड़ी और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो क्या इतना इजी होगा हम लोगों के लिए वो सर्वाइवल कंटिन्यू करना? नहीं, हम लोगों के लिए सर्वाइवल करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मौसम बदला, क्लाइमेटिक कंडीशन बदली, ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन. अब हम लोगों को डिफिकल्टी से सर्वाइव करने की जरूरत है, और हम लोगों में से जो भी बचेगा, ठीक है, हम लोगों में से जो भी बचेगा वो आगे जाके न्यू स्पीशीज को वो करेगा, मतलब वो ही बच जाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे. सो उसको हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बात की थी. नेचुरल सिलेक्शन भी एक टर्म आया था, ठीक है. नेचुरल सिलेक्शन की जहां तक बात करूं, वहां पे भी हम लोगों ने यही सारी बातें करी थी, ठीक है. तो अगर मैं अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करूं, तो बच्चे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में यही सब है कि जब फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रोब है, उसने डिवाइड किया 30 मिनट्स में, ठीक है, और उसने जनरेशन 1 बनाई. फिर उसने फिर डिवाइड किया, उसने जनरेशन 2 बनाई. फिर उसने डिवाइड किया तो उसने जनरेशन 3 बनाई. फिर उसने डिवाइड किया तो उसने जनरेशन 4 बनाई. फिर उसने डिवाइड किया तो उसने जनरेशन 5 बनाई. तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब इन 5 जनरेशन में पहले जनरेशन का मैंने मीडियम रेड ब्लड अगार रख दिया, या कुछ भी, या एक्स रफ मान लो, इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज. सो मैंने कह दिया कि इसमें मैंने क्लाइमेटिक डिफरेंट, ठीक है, क्लाइमेटिक डिफरेंट इन ऑल सिचुएशंस. इसमें मैं ये कह रही हूं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन में सारी 5 जनरेशन्स में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक माइक्रोब जिसने पहली बार डिवीजन किया, एक माइक्रोब तभी डिवाइड करता है जब एक फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं. दैट मीन्स एक माइक्रोब ने जब डिवाइड किया तो जनरेशन फर्स्ट पे आया. जनरेशन फर्स्ट पे जब आया तब उसने बिल्कुल वैसे ही डिवाइड किया कि उसका जो डीएनए है वो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के से मोल्ड हो जाए, और जब वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से मोल्ड होगा तब जो जनरेशन 1 थी
तब जो जनरेशन 1 थी वो उसको सहने के लिए या उसमें सरवाइव करने के लिए फिट हो, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं जनरेशन 2 की, तो बेटे जनरेशन 2 की अगर मैं बात करती हूं तो जो जनरेशन 1 थी, अब उसने जो क्लाइमेटिक 1 कंडीशन थी उसमें सर्वाइवल के लिए वो फिट था। ऐसी जनरेशन 2 थी जो कि जनरेशन 1 के क्लाइमेटिक कंडीशन से थोड़ा सा चेंज था, वो सेकेंड जनरेशन उसमें सर्वाइव करने के लिए फिट थी। ऐसे ही सो ऑन जनरेशन 3 एंड जनरेशन 4 एंड जनरेशन 5। अगर अब मैं बताऊं कि क्या जनरेशन 1 जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल चेंज थी और क्या जनरेशन 5 जो कि आज की जनरेशन है वो क्या एक दूसरे के अनुकूल है, या ऐसा समझ लो कि हम लोगों के ग्रेट ग्रैंड फादर्स का जमाना और आज का जमाना, क्या हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स इस आज की जनरेशन या आज के लाइफस्टाइल या आज के क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तब के टाइम पोल्यूशंस नहीं होते थे, तब तो बिल्कुल शुरुआती दौर था क्लाइमेट्स का भी और लाइफस्टाइल्स ऑफ द पीपल का भी, दे हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल। आज का तो लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज है, ठीक है। एवरी आफ्टर 5 to 6 years वी से देयर इज अ ग्रेट जनरेशन गैप बिटवीन इवन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। दिस इज हैज बीन नोटेड दैट देयर इज अ ग्रेट जनरेशन गैप, ठीक है। ऐसा नहीं होता था, हम लोग कहते थे कि एक जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फादर है तो फादर और पोते के बीच में, एक दादाजी हैं और पोते के बीच में जनरेशन गैप होता है, बट एक फादर और बच्चे के बीच में कभी जनरेशन गैप नहीं होगा। बट इट हैज बीन नोटेड दैट आजकल ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ऐसी अगर मैं बात करूं क्लाइमेटिक कंडीशंस की, तो जो जनरेशन 1 है इट विल नॉट सर्वाइव इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ जनरेशन 5। व्हाई? बिकॉज जनरेशन 5 जो माइक्रोब की है, जनरेशन 5 वाले माइक्रोब्स का डीएनए जनरेशन 5 के लिए सुटेबल है सर्वाइवल के लिए। Are you getting my point? My point is that DNA is continuously molding and if the DNA is, हम लोगों ने ये मेंडल वाले चैप्टर में किया था, लास्ट चैप्टर ऑफ इनहेरिटेंस में, कि DNA कंप्लीट एक मोल्ड होता रहता है और इस मोल्डिंग ऑफ DNA को बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं। हम लोगों में जनरेशन 1 वाले से ही हम लोगों का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि हम लोगों ने पहले वो देखा, फिर जनरेशन 5 में थोड़ी सी और हार्श क्लाइमेटिक फैक्टर्स देखे, जनरेशन 3 ने और देखे। अब जो जनरेशन 5 है वो कैपेबल है टू विदस्टैंड ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशंस टिल द जनरेशन 1। दिस इज माय पॉइंट इज, सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। एक तो बेटे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में मेंडल्स वाले में भी देखा कि सेक्सुअल वेराइटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेराइटी से आती है। फॉर एग्जांपल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स में तो ऐसा सेक्सुअल का कोई एज सच ग्रेट फंडा नहीं है, बट देयर इज अ फंडा कि बैक्टीरिया की बात करूं तो यस, कॉन्जुगेशन डीएनए, कॉन्जुगेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरिएशन इन द डीएनए, सो इट कैन बी डन। लेकिन अगर मैं बात करूं चारों पांचों की, तो चारों पांचों में मैं यही देखूंगी कि मेरी जो जनरेशन 5 है इट कैन विथस्टैंड द जनरेशन 1 एंड एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन दैट हैज बीन पास थ्रू टिल जनरेशन 5, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वेयर डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल, इज कंटिन्यूअसली मोल्डिंग एंड डेवलपिंग इन अ बेटर टू सर्वाइव बेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल एनवायरमेंट इन द today's genera and in the today's climatic factors. Are you getting my point? In this point, the biological, अब बच्चे कंफ्यूज इसमें नहीं होते कि ये क्या है वो क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि what is the difference between that and this. The difference between that and this कि बेटे adapted radiation में you have studied, adapted radiation में आपने पढ़ा कि एक ही species कि डिफरेंट वेराइटीज देखी। अब अगर आप राजमा बना रहे हो तो राजमा को आप डिफरेंट मेथड से बना सकते हो, उनका मे बी टेस्ट भी डिफरेंट हो सकता है, आप उनको कोई और डिश का नाम दे दो। आप राजमा में मलाई वगैरह और दाल वगैरह डाल दो तो इट विल कॉल्ड दाल माखनी, है तो राजमा और दाल से ही बनी हुई। दाल को अलग बना दो तो आप कह दोगे दाल, सिंपल दाल। राजमा को अलग बना दो तो सिंपल राजमा। सो इट इज द वेराइटी ऑफ थिंग्स बट द कंटेंट इज द सेम।
right? In a same geographical environment, only one organism is there and it has evolved in different manner according to different ways. That is the adapted radiation. For example, अब एक जानवर यहाँ है, उसको ये आइलैंड मिल गया तो वो चींटी बन गया, दूसरे में वो रैट बन गया, तीसरे में वो रैबिट बन गया, उसका रैबिट वे में एवोल्यूशन हो गया. सो दिस इज द अडैप्टिव रेडिएशन कि एक ही कंट्री या एरिया में उसके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग स्वरूप दिखाई दिए. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करूं तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हर पल डीएनए चेंज हुआ. उसमें डीएनए चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी फिलहाल. उसमें तो एक डिजास्टर चेंज आया, डिजास्टर चेंज जो कि एक पूरे प्रजाति को अफेक्ट कर रहा था. अब जो रैट की स्पीशीज है वो कंगारू की स्पीशीज से मिलती है नहीं, लेकिन फिर भी दोनों एक ही ट्री की ब्रांचेस हैं. ठीक है, एक ही ट्री के ब्रांचेस है. दैट मीन्स कि जो उनका मेन ऑर्गेनिज्म था, जो उनका डीएनए था वो सेम था, बट ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण एक कंगारू बन गया और एक रैट बन गया. ठीक है. इन द सेम वे में जो फॉक्स थी और जो ट्रांसवीन वॉल्स थी वो सेम ही डीएनए की थी, उन दोनों में सेम ही डीएनए था शुरुआती दौर में, बट ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन या रेडिएशन की वजह से एक तो वॉल्व बन गई, एक डॉग बन गया. ठीक है. इन द सेम वे में इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करूं तो इसमें ये बता रखा है कि डीएनए हर जनरेशन का अलग है. अब फॉर एग्जांपल मैं कंगारू की बात करूं, ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन हो गई. अब कंगारू ने अपनी स्पीशीज, अपने वाइड वेराइटी ऑफ ग्रुप बनाने लगा होगा, तो उसकी पहली जनरेशन ऑफ सेकंड कंगारू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे. तो उसकी जो 7th जनरेशन है और जो फर्स्ट जनरेशन में इंट्रा में बात कर रहे हैं कि अगर इंट्रा की बात की जाए तो क्या एवोल्यूशन है. इंट्रा की बात की जाए कि जो पहला एवोल्यूशन, जो पहला कंगारू रेडिएट हुआ था एक ही स्पीशीज से, उसमें और उसकी 5वीं जनरेशन में इंट्रा एवोल्यूशन में क्या है कि 5वीं जनरेशन और अच्छी तरीके से उभर के आएगी, क्योंकि वो सक्षम होगी उस करंट एनवायरनमेंट को अडेप्ट में रहने के लिए. लेकिन कंगारू की पहली जनरेशन आज के दौर में फेल हो जाएगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो रह ही नहीं पाएगी. तो दीज आर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन. तो यही थ्योरी मेंडल ने दी थी, यही थ्योरी डार्विन्स के पॉइंट्स में बताई गई थी, और इसी पे उन लोगों ने कहा था, और उन्होंने डिफरेंट तरीके बताए थे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए. एंड इन दिस केस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन डीएनए मोल्डिंग से भी आया. एक पोस्टुलेट बच्चों ये भी था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का, म्यूटेशंस का. म्यूटेशंस क्या होती हैं, हम लोग अगर लास्ट वाले चैप्टर्स में बात करें तो म्यूटेशंस होती हैं, हम लोग जैसे हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन में एक म्यूटेशन आ गई, कुछ अफेक्ट आ गया, मकड़ी काट गई, उसके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो गया. वी हैव सीन सच थिंग्स इन द मूवी. तो दैट मीन्स नॉर्मल थिंग से उसका अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो गया. इन द सेम वे में अगर मैं कहूं कि नॉर्मल डीएनए से मेरा डीएनए ज्यादा अच्छा बन गया, कम अच्छा बन गया, ताकत बढ़ा ली मेरे इंटरनल स्ट्रक्चर ने, तो मैं कह दूंगी म्यूटेशन, कुछ अलग हटके चेंज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई डिजीज है तो वो भी मैं एक म्यूटेशन की तरह ले सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल फीटल ग्रोथ हो रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, बच्चा पैदा होना है नॉर्मल, 2 हाथ 2 पैर के साथ, लेकिन फॉरबिडन द बच्चा पैदा हो जाता है 4 हाथ का, तो इट इज अ म्यूटेशन. ठीक है. म्यूटेशन कैन बी इन अ गुड वे, म्यूटेशन कैन बी इन अ बैड वे टू. ठीक है. सो अगर मैं म्यूटेशन की बात करूंगी तो ये जो हमारे डीएनए चेंज हो रहा है इसको भी मैं एक तरह की म्यूटेशन कंसिडर करूंगी. लेकिन एक मैं बात करूंगी छोटी म्यूटेशन की, एक बात करूंगी बड़ी म्यूटेशन की. जो छोटी म्यूटेशन की बात कर रही हूँ वो मुझे नॉर्मली दिखाई दे रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बचपन में मैं बहुत शरारती थी, अब मैं बहुत ज्यादा सिंसियर हो रही हूँ, तो दैट मीन्स इट्स अ छोटी वेरिएशन. मैं बचपन में बहुत शरारती थी, अभी भी शरारती हूं, मेरी 5 जनरेशन बहुत शरारती है, मेरी वही जनरेशन में मेरे वही जीन. दैट मीन्स जो एक म्यूटेशन साक्षात दिखाई दे उसको मैं कह दूंगी लार्ज म्यूटेशन, जो कि उसके बाद हम लोग एवोल्यूशन का नाम दे देते हैं. या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्मॉल म्यूटेशंस टुगेदर form or will be the reason for evolution in a biological evolution. There is one postulate in that.
ठीक है। सो इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो हमारा डीएनए चेंज हो रहा है, हमारा डीएनए म्यूटेट हो रहा है, और इस डीएनए म्यूटेशन के कारण एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के चांसेस अकर हो रहे हैं। सो दिस इज, इसमें बेटे दो टर्म्स आपके एनसीईआरटी में गिवे हुए हैं, ब्रांच डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांच डिसेंट और एक नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांच डिसेंट, ये दोनों ही की कंसेप्ट्स हैं। की कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। Key concepts of evolution, or you can say Darwin's theory. ऐसे ही एक नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है? बायोलॉजी जो बायोलॉजी को डीप स्टडी करता है, नेचुरलिस्ट जो नेचर की स्टडी करता है। फ्रेंच नेचुरलिस्ट जिसको मैंने बोला लैंडमार्क, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज अकर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, by driven, has occurred by driven, has occurred but driven by use, and this is important line, this is I'm writing, this is purely of NCERT, use and disuse of organs. अब evolution has of life forms has occurred but different by use and disuse of organs. इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं नॉन वेजिटेरियन हूं और मेरी फ्रेंड है वो वेजिटेरियन है। मैं दिन में चिकन खाती हूँ, रात में चिकन खाती हूँ, दोपहर में चिकन खाती हूँ, मतलब मेरा खाना ही नॉन वेज, राइट? तो वो यू थिंक कि अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, सो व्हाट विल बी माय फिजिक, व्हाट विल बी माय एक्सटर्नल चेंज इन द ऑर्गन? फॉर एग्जाम्पल माय टीथ्स, एक मांस को खाने के लिए ज्यादा मास्टिकेटरी फोर्सेस की जरूरत होती है। मास्टिकेटरी फोर्सेस का मतलब ये होता है मैस्टिकेशन, खाने को च्यू करने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, और उसको कट करने के लिए, च्यू करने के लिए या फाड़ने के लिए भी ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज कंपेयर टू वेजिटेरियन स्टफ्स। वेजिटेरियन स्टफ्स में क्या है? स्टार्चफुल प्लांट्स, एनिमल्स, लेग्यूम्स, रफेज जो थोड़ा बहुत होता है। मैं 24 घंटे रफेज नहीं खा सकती इफ आई एम वेजिटेरियन। आई शुड हैव ईट टू बी इन सब सिस्टमैटिक दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड इक्वल प्रोटीन्स मुझे मिले। तो ऑब्वियसली मेरे टीथ्स थोड़े से मोल हो जाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअसली यूज मेरा टीथ्स का है, ठीक है। मेरे टीथ के जो स्केल्स हैं वो थोड़े से डेवलप हो जाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअसली मेरा जो खाना है वो मेरे टीथ्स को ही करना है, फाड़ने की एबिलिटीज मेरी इंक्रीज हो जाएगी, और मेरा जो तरीका है कार्निवोर का वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। रही बात मेरे आगे के जो कार्नी, जिसको मैंने लेटरल इंसाइजर्स कह दिया या इंसाइजर्स कह दिया, वो थोड़े से ज्यादा पॉइंटेड हो जाएंगे क्योंकि मुझे पहले खाना, और जो मेरे पीछे वाले हैं वो इतनी ज्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि उनका मिनिमल यूज है। ऐसे ही मेरी जो फ्रेंड है वेजिटेरियन, उनके कार्निवोर
थोड़े से कम लेस यूज में आ रहे हैं बार बार, तो वो थोड़े से कम शार्प रहेंगे एज कंपेयर टू देयर मोलर्स। जो उनके मोलर्स होंगे वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जो फ्रेंच लैंडमार्क था, फ्रेंच साइंटिस्ट था लैंडमार्क, उसने भी यही कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म अगर एक स्पेसिफिक रीजन में है और अपने एक ऑर्गन का, हाथ हो गए, पैर हो गए, सर हो गया, आई साइट हो गया, उसका स्पेसिफिकली यूज करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें उसका वो फीचर स्किल्ड हो जाता है। और जिन फीचर्स का वो यूज नहीं कर रहा होता है यूजिंग दैट ऑर्गन्स एंड व्हाटएवर, तो वो थोड़े से अनस्किल्ड हो जाते हैं, अनट्रेन्ड हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज स्विमिंग कर रही हूँ और मैं बहुत सालों से स्विमिंग कर रही हूँ, तो मेरी स्विमिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर मेरी फ्रेंड है जो कि स्विमिंग उसने पास्ट 12-13 ईयर्स बैक की थी, तो क्या उसकी मेरे जितनी अच्छी स्किल्ड हाथ पैर होंगे, स्टिल स्टैमिना होगा? नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो इन दैट वे ओनली नेचुरलिस्ट लैंडमार्क ने यही बताया कि एक ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन कंडीशन एक अपने ऑर्गन्स का यूज करते हैं, और जब वो अपने ऑर्गन्स का यूज करते हैं तो उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, वो थोड़े से सशक्त और अच्छे हो जाते हैं। और जिन ऑर्गन्स का वो इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते हैं, वो थोड़े से डिस यूज में आ रहे होते हैं, तो उतनी ज्यादा केपेबल नहीं बन पाते हैं या इतनी अच्छी तरह बिल्टअप नहीं बन पाते हैं। सो दैट द फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैंडमार्क ने हम लोगों को बताया था थ्रू द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब आप इसको म्यूटेंट का पोस्टुलेट दे दो। अब आप इसको ऊपर हम लोगों ने जो करा, अच्छा इसमें अब एक चीज बताई थी, ब्रांच डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो यह कि नेचर अपने आप ही उसको खत्म कर देती है, एंड ब्रांच डिसेंट का वो ब्रांचिंग हो जाती है उनकी डिफरेंट चीजों में। नाउ जो डार्विन था उसने एक स्टडी की थी विद थॉमस मैथ्यूस। ठीक है, दोनों की क्या स्टडी थी बच्चे? थॉमस मैथ्यूस ने बताया था ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस एंड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन दोनों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट को क्या समझाया गया था? जेनेटिक ड्रिफ्ट को यह समझाया गया था कि अगर मैं बात कर रही हूं जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये बताया था कि फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन है मेरी, ठीक है, अब एक पॉपुलेशन में सेम तरह के लोग हैं, सेम तरह की मेंबर्स हैं, तो हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि एक जीन फ्लो जो है वो उसी जनरेशन का है। एक कैंगैरू है या एक जिराफ है, एक उनका सेम दल है। आप लोग डिस्कवरी देखते होंगे तो देखते होंगे ना, सेम झुंड और सेम दल। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर लिविंग इन अफ्रीकन रीजन, सो दे हैव सेम दल। तो दो जिराफ्स हैं, उनका एक सेम ग्रुप है, सेम झुंड है। तो उस ग्रुप में जब बड़े हो जाएंगे तब उनकी जनरेशन आ जाएंगी, वो शादी कर लेंगे, उन्हीं के 3-4 मेंबर्स होंगे, उन्हीं में शादियां हो जाएंगी, या शादियां का मतलब है they'll have their family, फिर अगेन उनके बच्चे होंगे, और वो ये अपना उनका जो ऑर्गेनिजम्स का ड्रिफ्ट है, दैट मीन्स कि जो उनका जीन फ्लो है वो सेम तरीके के पे है। मतलब जो कि प्रीवियस मेंबर के पास इंफॉर्मेशन थी जीन के पास, वही जीन के पास इंफॉर्मेशन आ गया। हाँ, थोड़ी सी मॉडिफाइड हो चुकी है ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर, या थोड़ी सी मोल्डिंग हो गई है, बट द इंफॉर्मेशन विल बी सेम। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह देती हूं कि कोई एक जिराफ किसी और ज्योग्राफिकल कंडीशन से उठ के अफ्रीका में आ गया है, और उसने वहां के किसी एक झुंड को सेलेक्ट किया, और उसने वहां किसी एक झुंड को सेलेक्ट करके ही हैव स्टार्टेड हिज फैमिली थ्रू दैट ग्रुप, इन दैट ग्रुप। तो वहां का जीन फ्लो चेंज हो गया, क्योंकि वो जो जिराफ आया था, ध्यान से सुनिएगा, वो जो जिराफ आया था उसके जीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, एक्सेप्ट दिस जीन फ्लो, उसके पास और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी।
तो अगर मैं इसको कट शॉर्ट करके बताऊं कि एक इन्फॉर्मेशन जो अपने पास है वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन से मोल्ड हुई है, एक इन्फॉर्मेशन जो बाहर से है वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन से मोल्ड हुई है, दैट मीन्स अब जो फ्लो ऑफ जनरेशन है, जो फ्लो ऑफ पॉपुलेशन है, वो पूरा की पूरा प्योर नहीं रहा इन दैट वे। ठीक है, द जीन फ्लो विल बी चेंज। इसको हम लोग कह देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि एक जीन्स के फ्लो में ड्रिफ्ट आ गया, एक जीन्स के फ्लो में चेंज आ गया। ठीक है, और मैं तो ये हम लोग ये मानते ही हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रीजन फॉर एवोल्यूशन और द रीजन फॉर वेरिएशंस, कि जब सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस होती हैं इनसाइड द आफ्टर इन द फॉर्म ऑफ गेमेट्स, और जब ये जाइगोट वगैरह बनता है तो जो पॉपुलेशन बनेगी उसमें उसका डोमिनेंट फेज में उसके गुण भी होंगे, उसके जीन्स भी होंगे जो फादर के पास है, विच इज आउटसाइड फ्रॉम दिस जोग्राफिकल कंडीशन, एंड द मदर विच इज ऑल्सो इनसाइड दिस जोग्राफिकल कंडीशन, एंड द किड विल हैव बोथ। नाउ अब जो आगे की जनरेशन इसके बाद बनेगी वो डोमिनेंसी इसकी भी रहेगी कि फादर उससे आए। तो अगर ये पॉपुलेशन कहीं और, मतलब दिस इज द बेस्ट पॉपुलेशन वे रादर, कि अगर उसमें उसके इसके गुण हैं, दैट मीन्स इस पूरी जनरेशन में एक चेंज आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मदर है और फादर है, अब फादर की सेम जनरेशन चल रही होती है, ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर और फिर सन। या इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूं कि ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड देन सन। ठीक है, अब ये जो ग्रेट फ्रेंड और जो ग्रैंडफादर है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट ग्रैंड मदर, she's from outer, या इसको कह दो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर। अब ये जो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर है इसमें रिकॉम्बिनेशन of family flow of genes plus different genetic structure। अब जो फादर है, ठीक है, अब इनका जो है कोई और जेनेटिक ग्रैंड मदर आ गई तो ये फिर से रिपीट करेगा, फिर फादर एंड मदर आउटसाइड फिर से रिपीट करेगा। और अगर मैंने इनको देखने हैं कि ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर विद इन द सेम जी फ्लोन में आए या सेम फैमिली से रिलेट करते हों या विद इन द सेम, जैसे मुस्लिम्स में होता है कि कजन्स हो गए, कजन्स के साथ दे विल मैरी, मोस्टली कजन्स बहनों से दे कैन मैरी, दे कैन बी ट्रू, और अपने चाची की, बुआ की, फुआ की, मतलब they can marry their cousin sisters and they can marry their cousin brothers. So that means the gene flow in the Muslims will mostly from the same community. ठीक है, from the same community there will be no outer gene flow inside the same community. But in case of other things कि एवरी हम लोग सेम फैमिली में शादी नहीं कर सकते, इट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट फैमिली. So if it should be from different family, the different gene flow will enter in the family and the new progeny with the recombination of other gene flow and the recombination of this gene flow will be entered, and this will be the concept of the genetic drift, where the population emerge will be of not the same as in the first generation. So there has to be some of the changes, the wider changes, and the chances of evolution increased during this genetic drift. अब genetic drift का बहुत सारा factors हो सकता है. In case of animals, genetic drift क्यों हुआ? ये organisms अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में गए और progeny बनाए. It could be climatic factors, ठीक है.
क्लाइमेटिक फैक्टर से हुआ, ये म्यूटेशन से भी हो सकता है कि एक पॉपुलेशन एक जगह को छोड़ के दूसरी में गई। इसमें शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकता है या सर्वाइवल के कंडीशंस इतने बेटर ना रहे हों। अब जैसे जो शेर है उनमें जो ये लायंस की फैमिली है, उन लायंस की फैमिली में एक तरह का ये रिवाज है, और वो क्या रिवाज है कि द फादर, वो जो बब्बर शेर होता है, उनके जो टाइगर या लायंस की फैमिली होती है, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली और दल of his own short family of 12 to 11 शेर और शेरनी and their young cubs। अब एक दूसरा नया शेर अटैक करता है बब्बर शेर पे और वो जीत जाता है, ठीक है। जीतने के बाद जो यंग कब्स होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं पहले शेर से, वो उस फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं, एंड दैट यंग कब जो उसने अटैक करके जीता है वो अपनी न्यू फैमिली शुरू करता है विद इन द सेम फीमेल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अब वो जो यंग किड्स होते हैं वो फिर किसी और फैमिली पे अटैक करते हैं और अपनी और कहीं से फैमिली बसाने की शुरुआत करते हैं, ऐसे ही। सो इन द सेम फैमिली ये जो सिस्टम चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक फैमिली से दूसरी या एक ग्रुप से दूसरी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जो जीन फ्लो है ये सेम नहीं है, ये जीन फ्लो है ये डिफरेंट है, हर फैमिली हर ग्रुप का डिफरेंट है। दैट मीन्स कि अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया की बात करूंगी तो जीन फ्लो में फिर भी सिमिलैरिटीज रहेंगी। एक ग्रुप हो गया जो कि नॉर्थ इंडिया में ही नॉर्थ में कर रहा है, तो जीन फ्लो ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी मोर देन सेम, क्योंकि एक उनका जो जीन फ्लो है वो अगर मैं एक मेंबर टू मेंबर भी बात करूंगी तो सेम ही रहेगा। हमारी अगर मैं नॉर्थ इंडियन पीपल की बात करूंगी तो हमारा जीन फ्लो डिफरेंट है, नो डाउट, बट इट इज हैव अ सिमिलैरिटी फैक्टर विद इन इट टू। लेकिन अगर मैं साउथ इंडियन की बात करूंगी सो इट इज डिफरेंट, डैम श्योर, बट इट टू हैड अ सिमिलैरिटी फैक्टर बिकॉज द नेम इंक्लूड्स द इंडियन। It is not the patriotic I am talking about. It is the common things between South Indian and North Indian and the dissimilar thing. Obviously dissimilarities, but if I've talked about the gene flow of Americans and us, then there will be the great dissimilarity, and the similarity is that we are human beings. Okay, this is the similarity, but the gene flow is totally different for Americans. But if I've talked about South Indian, South America, North America, then the gene flow the gene flow will be same, but there is also dissimilarities in them also. Okay, the gene flow is 50-25%. There is a ratio in the gene flow कि कितना similar है कितना dissimilar है। So हम लोग ये बात कर रहे थे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, इन विच हम लोग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में ये सारी बातें की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी पे हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में एक कुछ बातें सामने आती हैं, और वो कुछ बातें क्या हैं। अब ये जो एवोल्यूशन होता है इनके रीजंस क्या हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द रीजन, ठीक है, जनरेशन गैप इज द रीजन, अडेप्टेशन, जोग्राफिकल अडेप्टेशन इज द रीजन, और कई सारी कंडीशंस को अडेप्ट करने की कोशिश करना, कई सारी कंडीशंस को चेंज करना। अब इट कैन बी इन द बायोलॉजिकल एसेंस दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर्स ऑफ एवोल्यूशन इन मेंडल वाज देयर। अब मेंडल ने ये बताया था कि उसने पी प्लांट के ऊपर बहुत सारी स्टडीज की, पी प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज ली और पी प्लांट को एक दूसरे से एवोल्यूशन के थ्रू देखा कि क्या प्रिंसिपल्स दे आर गोइंग टू फॉलो इन देयर जेनेटिकल चेंजेस इन द जेनेटिकल स्ट्रक्चर्स। और जहां तक मैकेनिज्म्स ऑफ एवोल्यूशन की बात रही कि एवोल्यूशन होता कैसे है, हो तो रहा ही है, नेचर एक अपने आप स्लो चेंज ला रही है। तो नेचर इज सेइंग दैट चेंज इज अ डिमांड ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट इज इंटरनल, वेदर इट इज एक्सटर्नल, वेदर इट इज इन नेचुरल वे, वेदर इट इज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी और इन एनी ऑर्गेनिज्म, चेंज इज देयर। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे जैसे नेचर मोल्ड हो रही है,
कि किसी भी रीजंस की वजह से, वैसे वैसे उसी हिसाब से क्लाइमेट ऑर्गेनिजम्स को मोल्ड होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नेचुरल वे। अब उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द बहुत सेक्सुअल वेरिएशंस बहुत बड़ा रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, अभी मैंने बैक्टीरिया की बात करी, तो बैक्टीरिया में बेटे सेल डिवीजन हो रही है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। मैं अगर कॉन्जुगेशन ट्यूब पे ना जाके बोल दूं बैक्टीरिया में सेल डिवीजन हो रही है, और अगर एक बैक्टीरिया में सेल डिवीजन हो रही है तो बैक्टीरिया इज डिवाइडिंग द सेल ओनली, देयर इज नो कि कोई बाहर से वेरिएशन आ रही है। बट तो फिर उसमें क्यों चेंज आ रहा है? उसमें इसलिए चेंज आ रहा है क्योंकि जो जेनेटिक फैक्टर बैक्टीरिया का ही है, जो मैंने ऊपर वाले में करा था, वो ही चेंज हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन में। आपको समझ में आ रही है कि वो ही डीएनए इज मोल्डिंग इन अ न्यू बेटर वे। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल ड्रिफ्ट की भी बात कर दूं, सेक्सुअल वेरिएशन की भी बात कर दूं, जो हम लोगों ने अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात की है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट तो फिर वेरिएशन होगी ही होगी, क्योंकि अगर एक इंटरनल फैमिली जीन है और एक एक्सटर्नल फैमिली जीन में आ रहा है तो इट विल बी देयर। फिर थर्ड फैक्टर विल बी योर म्यूटेशन। म्यूटेशन फ्लो जब हो रहा है कि थोड़े थोड़े चेंजेस एक तो नेचुरल वे में प्रोवोक हो रहा है, एक सुनने की शक्ति मेरी ज्यादा हो रही है, आइज की शक्ति कम हो रही है, तो जो मेरी सुनने की शक्ति ज्यादा इंक्रीज हो रही है वो एक तरह से म्यूटेशन आ गई कि मेरी इक्वल डाइवर्जन एंड कन्वर्जन नहीं हो रही। मेरा हाथ का ज्यादा यूज है, पैरों का कम यूज है, तो मेरे हाथ के ऑर्गन्स मोर डेवलप्ड हो जाएंगे, इन अ मोर बेटर वे डेवलप्ड हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशन मोर बेटर वे में डेवलप हो जाएंगे। सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। नाउ let's talk about the last and the final topic of this chapter, that is Hardy-Webb principle. This is very important. We are going to study the graphs. जो ये ग्राफ्स हैं बच्चे, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी में ये ग्राफ 5 मार्क्स में आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अडेप्टेड रेडिएशन, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड दिस ग्राफ ऑफ हार्डी-वेब प्रिंसिपल, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इनमें आपको करेक्ट एग्जाम्पल्स देके एंड ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। तो उसमें आप ये सारी चीजें ही डालेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया और अपना म्यूटेशन आ गई पॉपुलेशन में, फिर उसमें हम लोगों ने ये देखा कि सेक्सुअल वेरिएशंस के कारण चेंजेस आ गए, एक माइग्रेशन विल वन ऑफ द रीजन, माइग्रेशन की एक ऑर्गेनिज्म उठ के वहां चला गया, दूसरा ऑर्गेनिज्म उठ के वहां चला गया। सो दिस इज ठीक है। और एक चीज और इसको डिफाइन कर देते हैं, सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब ये होता है कि म्यूटेशन derived in organism due to use driven forces is called in species, you can rather say, is called सॉल्टेशन। सॉल्टेशन वो फिनोमिना है, वो जो अभी हम लोगों ने बात की, बस इसका एक 1 मार्क में आ जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें इसका मतलब ये है कि म्यूटेशन हुई, कैसे हुई, म्यूटेशन को प्रोवोक कैसे किया। ऑब्वियसली मैं कार्निवोर हूं तो मेरा दांतों का ज्यादा, मेरे दांतों में से मेरे लेटरल इंसाइजर्स का ज्यादा यूज है। मुझे मांस को फाड़ने के लिए सबसे पहले वहीं से पॉइंट आउट, उनको चक वहीं से करना है, तो मेरे मोलर्स का इतना ज्यादा यूज नहीं है, तो मेरे कार्निवोर ज्यादा पॉइंटेड रहेंगे, और मोलर्स इतने यूज में नहीं आ रहे तो वो कम मेरे फंक्शनिंग में आएंगे। ऐसे ही अगर मैं वेजिटेरियन लोगों की बात करूं या वेजिटेरियन ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उनके मोलर ज्यादा ड्रिवन, उनका बार बार यूज हो रहा है, तो वो वेल डेवलप हो जाएंगे। उनके कार्निवोर्स का इतना सच यूज नहीं हो रहा, वो थोड़े से कम कैपेबल बन जाएंगे। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सॉल्टेशन उसी को कहते हैं कि ये जो म्यूटेशन के जरिए ये जो यूज और नॉन स्पेसिफिक यूज ऑफ ऑर्गन या अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल अडेप्टेशन जितने भी म्यूटेशन हो रहे हैं एक ऑर्गेनिजम्स में,
ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स इंटरनल भी डिफरेंट होता है और प्रजातियों में तो डिफरेंस होता ही होता है। तो अगर प्रजातियों में डिफरेंस है तो इट इज ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन, अगर इंटरनल डिफरेंस है तो इट इज द केस ऑफ म्यूटेशन, जो कि एनवायरमेंट की वजह से ही हो रहा है इन रिटर्न। अडेप्टिव रेडिएशन ज्योग्राफिकल अडेप्टेशंस की वजह से हो रहा है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सेक्सुअल वेरिएशंस की वजह से हो रहा है, माइग्रेशंस की वजह से हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है। तो दिस इज द सॉल्टेशन। नाउ विल स्टडी हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। अब हार्डी ने क्या बताया, हार्डी वर्गी प्रिंसिपल के ग्राफ्स हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 7, एनसीईआरटी पेज नंबर 136 एंड फिगर 7.8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स दे आर। इन ग्राफ्स में बेसिकली क्या बताया हुआ है, 5 मार्क्स में सीधे ग्राफ्स पूछता है इन अ जेनेटिक ड्रिफ्ट के। इन ग्राफ्स में ही इज एक्सप्लेनिंग इन अ वे, फॉर एग्जाम्पल तीन ग्राफ बता रखे हैं हार्डी वीनबर्ग ने। हार्डी वीनबर्ग ने ये जो ग्राफ्स बता रखे हैं, इनमें बेसिकली इन लोगों ने पॉपुलेशन को बताया है कि हाउ द पॉपुलेशन ग्राफ्स विल बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड इन स्पेसिफिक लेवल्स। ओके, इन दीज ग्राफ वी गोना टॉक अबाउट द जेनेटिक difference between one population to another due to some of the genetic drift. So that's how we're gonna conclude it in the next session, and with Hardy and Weinberg principle in more detail with the formula ratio given by the scientist, and we're gonna complete this chapter in next session. So thank you very much. Keep revising. All the best.